Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008. In case of any feedback or in case you need any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे, यानी बिजनेस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में पढ़ रहे थे. बिजनेस एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर, बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ऑपरेशनल चीज़ों को हेल्प करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को हेल्प करने के लिए सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पढ़ रहे थे. हमने रिस्क पढ़ा था, एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे. उसके बाद एसडीएल के सी के स्टेजेस को समझने की कोशिश की थी और बहुत शॉर्ट वे में उसको समझने की कोशिश की थी. और फिर उसके बाद हम फीजिबिलिटी स्टडी में आ गए थे और हमने ये पढ़ा था कि एसडीएलसी जो है सीक्वेंसल होता है, यानी सीक्वेंस में होता है. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप. तो पहला स्टेप होता है फीजिबिलिटी स्टडी. हमने ये भी पढ़ा था कि फीजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फीजिबिलिटी स्टडी ये डिसाइड करती है मैं आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है. एक तरह से फीजिबिलिटी स्टडी संक कॉस्ट मान सकते हैं हम. अगर मान लिया सपोज हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं आगे नहीं बढ़ना है, तो इससे बेनिफिट हो जाता है. एक लेवल, एक कट ऑफ पॉइंट बन जाता है. जो कॉस्ट हमें पता होती है हम इनकर कर रहे हैं और हो सकता है वो कॉस्ट रिकवर ना हो, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और वो एक प्रीलिमिनरी कॉस्ट है. फीजिबिलिटी स्टडी को हम एक प्रीलिमिनरी कॉस्ट की तरह देख सकते हैं. तो फीजिबिलिटी स्टडी में हमने सबसे पहले प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं. वैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नॉर्मल आदमी कहेगा कि भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या, नॉर्मली हो जाता है, लेकिन नहीं. आप उसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे उससे, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. आगे जब अगर हम फीजिबिलिटी स्टडी से आगे बढ़ेंगे तो ज़मीन पक्की करके बढ़ेंगे, यानी कि हमें पता होगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. आगे जाकर कोई कन्फ्यूजन ना हो. प्रॉब्लम को प्रिसाइजली हम डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आगे जाकर अगर मान लें सपोज यूज़र ऑर्गेनाइजेशन हमें और हमें हेल्प कर रहा है, कोई इन्फोसिस हेल्प कर रहा है या विप्रो हेल्प कंपनी जैसी हेल्प कर रही है, और कोई और कंपनी हेल्प कर रही है, तो आगे जाकर कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे. ऑब्जेक्टिव वास्ट होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है. पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसे लिख लेंगे और उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेंगे. उसके बाद स्कोप का डिलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्कोप का डिलिनेशन करना बहुत होता है. तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम ये स्कोप बाउंड्री फॉर्म करता है, यानी प्रिसाइजली बाउंड्री फॉर्म करता है. जो नहीं करना है और जो करना है एग्जैक्टली वो चीज़ें लिखता है कि क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होगी, क्या कंट्रोल रिक्वायरमेंट होगी, कैसा डेटा प्रोसेस किया जाएगा, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंटरफेस होगा तो किस टाइप का होगा, रिलायबिलिटी होगी तो किस लेवल की रिलायबिलिटी होगी. अगर मान लिया सपोज बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, एटीएम का कोई एप्लीकेशन, तो बहुत हाई रिलायबिलिटी होगी वहाँ पर. फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पढ़े थे जो प्रोग्रामर और जो प्रोग्रामर कंपनी, अगर प्रोग्रामर हमारा इंटरनल यूज़र है या एक्सटर्नल यूज़र है, तो उसको हेल्प करें. हमने ये जाना था कि भाई स्टडी में इतना बेनिफिट नहीं, इतना क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन स्टडी ये बोलती है कि भाई रेजिस्टेंस टू चेंज होता है. वो ये नहीं बोलती कि वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो एक प्रैक्टिकल टिप्स हमारी स्टडी में दी हुई है, और उसके पीछे जो रीज़न होता है, रियल रीज़न होता है, वो भी हमने बताने की कोशिश की थी. जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ और बोलेगा, बाकी कुछ और बोलेंगे, तो आप दोनों को पैचअप करो, क्योंकि यूज़र में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे. कल की डेट में क्या होगा कि जब सिस्टम बन जाएगा तो यूज़र चिल्लाएगा, वो कहेगा कि जी ये बेकार सिस्टम है, ये ऐसा है, इसमें ये नहीं होता. वो चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और हो सकता है वही यूज़र का रूल्स कट जाए. कल की डेट में उस सिस्टम आने की वजह से सिस्टम एफिशिएंट होगा तो आदमी बाहर निकलेगा. देखिए, एक सिंपल सा रूल है, पैसा आदमी को देना पड़ता है, कॉस्ट आदमी है. कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं चेन में कहीं ना कहीं आप पैसा का, आदमी का पैसा काटेंगे, और आदमी अपने राइट्स के लिए लड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो एफिशिएंसी नहीं आने देगा. क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो एफिशिएंट बनने पर कांस्टेंट एम्फेसिस देते हैं. अधिकतर आदमी एफिशिएंट बनने पर एम्फेसिस नहीं देते, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान जैसी देश में, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में. जो डेवलप्ड कंट्री होता है वो डेवलप्ड ही इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर ये अवेयरनेस आ जाती है.
सोसाइटी में पूरी अवेयरनेस आ जाती है। वहाँ पर भी रेजिस्टेंस टू चेंज होता है नो डाउट, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस ऑफ चेंज बहुत कम हो जाता है। तो वो पर्टिकुलर अवेयरनेस उन कंट्रीज़ में आ गई इसलिए वो डेवलप्ड हैं, और हमारे वहाँ नहीं आई है इसलिए हम डेवलपिंग हैं। और जब रिसोर्स की स्केर्सिटी होती है तो आदमी एक विशेष सर्कल हो जाता है और आदमी उस रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ता रहता है, तो वो और नहीं चाहता है। तो हमने प्रैक्टिकल टिप्स पढ़े थे, और प्रैक्टिकल टिप्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आप यूज़र कुछ और कहेगा, जो आपका स्पॉक होगा जिसे हम ये कह सकते हैं चैम्पियन या एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर जो है वो कुछ और बात कहेगा। तो हमें सबको एक ला के और फिर फाइनली ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई इसने ये बोला, यूज़र ने ये, भाई जो ऑपरेटिंग यूज़र्स थे उन्होंने ये बोला और चैम्पियन ने ये बोला। तो हम चैम्पियन की बात पर आगे बढ़ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि कल की डेट पर आप पर कोई क्वेश्चन ना आए और सिस्टम को आप आगे स्मूथली ले जा सकें। अगर यूज़र को कोई और होगा तो वो इनिशिएटर ऑफ प्रोजेक्ट या जो चैम्पियन है, जो एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर है, उस पर दबाव डालेगा और फिर वो स्कोप उसी तरीके से हम चेंज कर देंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बोली कि इकोनॉमिक बेनिफिट हमें क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए ताकि जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उस सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो अपर हैंड गेन ना करें। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर मान लिया सपोज ERP है, तो वो कंपनी वाइड चेंजेस लेकर आएगा, तो उसमें स्ट्रक्चर, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चेंज होंगी और उस केस में और आपको प्रॉब्लम मेकर्स और आगे बढ़ के आएंगे और कोशिश करेंगे वो सफल ना हो, सक्सेसफुल ना हो। इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको बताने चाहिए, ये चीज़ हमने पहले ही बता दी। और अगर दो टाइप के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, नॉन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो सकता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है तो आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें एक फ्रीडम होता है। लेकिन अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं है और स्क्रैच से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आपको पुराने सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, क्योंकि उस सिस्टम के सिंक्रोनाइजेशन के साथ या उस सिस्टम के साथ प्लग इन होगा जो नया सिस्टम जो बन रहा होगा। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के बाद आप एक लिस्ट बनाएंगे, यूज़र की एक्सपेक्टेशन की लिस्ट बनाएंगे और उसके अलावा आप बताएंगे उसे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स भी आप बता देंगे। इसके लिए इंटरव्यू, डिस्कशन और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल फिजिबिलिटी स्टडी, जो लास्ट फेज़ है। फिजिबिलिटी स्टडी का लास्ट फेज़ फिजिबिलिटी स्टडी है। तो उसमें कई टाइप की स्टडीज़ हैं। जैसे सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी। कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी मूर्स लॉ जो है टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ी, और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी तो जो बढ़ रही है उसे कहते हैं मूर्स लॉ। मूर्स लॉ यानी कि डबल रेट हो रही है, जो 18 महीने में डबलिंग हो रही है। यानी कि आज 2 है तो कल 4, 8, 16, 32, 64 और 124, 256, 500, 1000, 2000 इस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी। यानी कि अगर आप 30 स्टेप चलेंगे टेक्नोलॉजी के तो 1 करोड़वें स्टेप में जाएगी। अगर आप 30 नॉर्मल स्टेप चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 करके आप 30वीं सीढ़ी में चढ़ेंगे। लेकिन अगर आप पहले 1 सीढ़ी चढ़ें, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ें, 2 सीढ़ी, फिर 4, 8, 16, 32, 64 सीढ़ी चढ़ें, तो लास्टवीं बार आप जो सीढ़ी चढ़ रहे होगे वो 1 करोड़वीं सीढ़ी होगी। यानी कि 1 करोड़ सीढ़ी एक साथ आप चढ़ोगे। तो उस स्पीड से एक्सपोनेंशियल तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लेकिन कई एरियाज़ अभी भी बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चीज़ है ड्राफ्ट आज भी उसमें OCR का यूज़ होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ होता है। यानी कि ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के नीचे एक मैग्नेटिक इंक होती है, MICR कैरेक्टर्स होते हैं और स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आप उस ड्राफ्ट के नीचे देखोगे तो वो कैरेक्टर आपको नॉर्मल कैरेक्टर नज़र नहीं आएंगे। 1 होगा तो कुछ अजीब तरीके से 1 होगा और उसके अंदर मैग्नेटिक इंक होती है। और फिर आप क्या होता है ड्राफ्ट को वेरीफाई करते हो। जो बैंक का बंदा है वो ड्राफ्ट को लेता है, वो उस MICR रीडर में डालता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर के अंदर डालता है और उसे पढ़ता है और फिर उसे पता चलता है ये ड्राफ्ट सही है, ओरिजिनल है। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल फीसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि टेक्निकल फीसिबल है कि नहीं है। यानी टेक्निकली
ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई चीज़ें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी भी खबर आई कि इलॉन मस्क नाम का आदमी है, उसकी काफ़ी उसने पेपाल वगैरह कई चीज़ का कई कंपनी बनाई है, तो वो अपने टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स में वो बहुत आगे माना जाता है। तो उसने अभी स्पेस एक्स करके कंपनी बनाई है और कई कंपनी बनाई है, तो उसने एक कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीईओ बनाने की कोशिश कर रहा है वो। लेकिन आज की डेट में अगर आपकी कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो रोबोट नहीं हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है। तो आप अगर मान लिया सपोज अपनी कंपनी में का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर एक रोबोट बनाने की कोशिश करोगे, आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो एक एडवाइज़र भी बनाने की कोशिश करोगे, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हो कि वो एक्सपर्ट सिस्टम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को इनपुट्स दे सकता है कि भाई ये है, वो जो चीज़ें मांग रहा है उसको इनपुट्स दे सकता है। ये पॉसिबल हो चुका है। तो टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, आपको ये सोचना पड़ेगा और फिर टेक्नोलॉजिकल फीसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और जब टेक्नोलॉजिकल फीसिबिलिटी हो जाएगी तब आप उसको आगे बढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1997 में इतनी कंप्यूटिंग पावर अवेलेबल हो गई कि डीप ब्लू गैरी कास्परोव को हरा सका। तो यानी कि और आज की डेट में क्या है, आपके कंप्यूटर्स में, आपके मोबाइल में अगर S5, S6, S5 वगैरह सैमसंग का जो हाई एंड मोबाइल है, उसमें आप कंप्यूटर में चेस का गेम खेलोगे तो नॉर्मली अगर हायर ऑप्शन में जाओगे तो आप चेस में कंप्यूटर को नहीं हरा सकते हो, नॉर्मल आदमी नहीं हरा सकता है। तो वो पावर आज की डेट में आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। 1997 में या 1990s में, अगर 1990 में देखा जाए तो वो पावर एक सुपर कंप्यूटर में भी अवेलेबल नहीं थी। 1997 में पहली बार सुपर कंप्यूटर में इतनी पावर आई, डीप ब्लू में इतनी पावर आई कि वो एक एक्सपर्ट, चेस के एक्सपर्ट गैरी कास्परोव को हरा सका। 2012 में वॉटसन आया। वॉटसन ने जियोपार्डी यानी लैंग्वेज गेम में ह्यूमन बीइंग को हराया। और जो टॉप मोस्ट जो चैंपियन थी, एक ऐसा चैंपियन था जिसने सबसे ज़्यादा पैसे जीते थे और एक ऐसा चैंपियन था जिसने सबसे ज़्यादा बार जीता। तो उन्होंने वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे कि वो जियोपार्डी में उन दोनों को हरा सका। आज की डेट में एक आर्टिफिशियल एडवाइज़र बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि वो होलोग्राम निकलेगा आपके कंप्यूटर से और आपको कोई मेडिकल, अगर कहीं कोई ओपिनियन है, वो आपको मेडिकल ओपिनियन देगा ऑटोमेटिकली। और उसकी मेडिकल ओपिनियन ऐसी होगी कि जो बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स से बेटर होगी, यानी कि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं उनसे बेटर वो ओपिनियन दे देगा। तो डॉक्टर्स भी उसे यूज़ कर सकते हैं, आप भी उसको, नॉर्मल आदमी भी उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन जब तक वो टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं आती है, वो टेक्निकल फीसिबिलिटी नहीं आती है, तब तक आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। मान लो बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जैसे आते एक एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हो, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं बता सकते हो कि जो कि खुद ही इंटरनेट से चीज़ें ढूंढे। एक पैरामीटर्स कर सकते हो कि एक पैरामीटर्स इंटरनेट से ढूंढ रहा है और उसी के अनुसार आपको डिसीजन बताता जा रहा है, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में वो चीज़ें अपने आप ढूंढे और आपको दे, ये बहुत लिमिटेड वे में हुआ है। अभी बिग डेटा स्टार्ट हुआ, बहुत लिमिटेड वे में स्टार्ट हुआ है। तो टेक्निकल फीसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि टेक्निकली ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर टेक्निकल पॉसिबल है तो आप स्टार्ट करोगे वो सॉफ्टवेयर बनाना, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो आप वो सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट नहीं करोगे। हो सकता है कि आप उसको डिफ़र कर दो कि 4 साल बाद ये टेक्निकल फीसिबिलिटी आएगी तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप टेक्निकली फीसिबल देखोगे, उसके बाद फाइनेंशियल फीसिबिलिटी देखोगे। आप देखोगे कि भाई यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है वो प्रोहिबिटिवली कॉस्टली तो नहीं है। आप कई ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कई कंपनी होती है जैसे मारुति वगैरह होती है, तो उनके पास इन्वेंट्री होती है, हर चीज़ की इन्वेंट्री होती है। तो वो इन्वेंट्री, या कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके पास इन्वेंट्रीज होती हैं, वो इन्वेंट्री जो है वीसेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है मल्टीपल लोकेशंस को। जैसे आपका ये रिलायंस है, रिलायंस के पास कहाँ कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है, वो सारी चीज़ें वीसेट नेटवर्क के द्वारा या कम केस के द्वारा, जो रिलायंस जैसी कंपनी है वो वीसेट नेटवर्क के द्वारा मल्टीपल लोकेशन को कनेक्ट कर सकती है। लेकिन छोटी कंपनी है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली ये वायबल हो। आजकल इंटरनेट आ गया तो कई बार क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन होता है, वो इंटरनेट के कनेक्शन थ्रू सस्ता होता है। लेकिन अगर आपने वीसेट नेटवर्क के साथ कनेक्शन लिया है तो वो हो सकता है फाइनेंशियल फीसिबल नहीं हो। ऐसे तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियली फीसिबल नहीं होती हैं, जिसकी एक कॉस्ट होती है
अगर मान लिया सपोज आज की डेट में बिजनेस इंटेलिजेंस, ईआरपी के बाद एक सिस्टम आ रहा है जो बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई जिसे कहते हैं, तो वो उससे भी बेटर सिस्टम है, रिफाइंड सिस्टम है। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी ही नहीं लग पाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 12 बंदे काम कर रहे हो या 20 बंदे काम कर रहे हो, तो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको टैली लगाना पड़ेगा, ईआरपी आप नहीं लगा सकते और कोई और सॉल्यूशंस आप नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको इकोनॉमिक फीसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल फीसिबिलिटी और इकोनॉमिक फीसिबिलिटी में ये अंतर है कि फाइनेंशियल फीसिबिलिटी में है कि आप कितना पे कर सकते हैं। जैसे मैं आज की डेट में घूमने के लिए अमेरिका जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा अमेरिका जाना कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं है, ये अलग एनालिसिस है। मतलब मेरी पॉकेट क्या अफोर्ड कर सकती है, वो तो हो गई फाइनेंशियल फीसिबिलिटी। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे कॉस्ट और बेनिफिट को क्वांटिफाई करोगे। अगर बेनिफिट्स एक्सीड कर रहे हैं कॉस्ट से तो सॉल्यूशन को इकोनॉमिकली फीसिबल माना जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू देख सकते हो। और जहाँ पर बहुत सी चीज़ जगह होगा, जब आप फीसिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं तो आप बेनिफिट्स को ईजिली एसेस नहीं कर सकोगे, तो आप वहाँ पर कीन वैल्यू एनालिसिस करोगे। कीन वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है कि जो भी प्रोटोटाइप है या जो भी चीज़ है उसको एक सीड फंडिंग दी जाती है। सीड फंडिंग का मतलब ये है कि ये एक इनिशियल फंडिंग दी गई और कहा कि इससे बनाओ, इतने से तो आपको सिस्टम बनाना है, इतनी कॉस्ट है सिस्टम बनाने की, ये सीड फंडिंग है। सीड फंडिंग आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि सीड फंडिंग रिकवर हो जाएगी। अगर सीड फंडिंग रिकवर हो जाती है, अगर आप ये दिखा लेते हो कि सीड फंडिंग रिकवर हो जाएगी, अगर मान लिया सपोज, तो आप इसको कंटिन्यू करोगे। अगर सीड फंडिंग रिकवर नहीं होगी तो आप इसको कंटिन्यू नहीं करोगे। इसके बाद क्या है कि फिर आप दूसरी इटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करोगे, यानी कि पहले तो आपने सीड फंडिंग एक मिनिमम क्रूड वर्जन देख लिया कि ठीक है क्रूड वर्जन आएगा तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आपने उस सिस्टम को और इम्प्रूव करना चालू कर दिया, तो फिर आप उसमें जो एडिशनल फंडिंग है वो कॉस्ट उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इटरेटिव चीज़ें करोगे और क्या कहते हैं, आप वैल्यू एनालिसिस करोगे और वैल्यू को जस्टिफाई करोगे। तो ये इकोनॉमिक फीसिबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल फीसिबिलिटी अलग है, इकोनॉमिक फीसिबिलिटी अलग है। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी का मतलब ये, गांव के चौधरी जी बैठे हुए हैं, वो चौधरी बैठते हैं, कहते हैं कि जा बेटा वो खरीद ला, एक गुड़गांव में अचानक लैंड के प्राइसेस बढ़ गए, तो वहाँ बहुत सारे चौधरी साहब हो गए। तो चौधरी साहब के पास पैसा बहुत आ गया, ज़मीन बिक गई, तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी पिज़ारो पिराडो गाड़ी खरीद ली। कल की डेट में उतने अमीर नहीं थे, वो गरीब थे, लेकिन लक हुआ और उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी चालू कर दी। तो वो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी, क्या वो फॉर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फॉर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन दूसरे चौधरी जी ने देखा कि भाई अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो इसका फ़ायदा है कि नहीं है, इस गाड़ी को कहाँ लगाऊंगा, इस गाड़ी को मैं कहीं और जगह लगाना स्टार्ट कर दूंगा, किसी कॉल सेंटर में लगाऊंगा, वहाँ से फिर पैसा कमाऊंगा, इसकी कॉस्ट में निकालूंगा, बच्चे को घूमने के लिए भी दे दूंगा कि सैटरडे संडे तू इस गाड़ी से घूमना और फिर मैं बाकी टाइम पर गाड़ी कॉल सेंटर में लगी रहेगी। तो वो इकोनॉमिक फीसिबिलिटी हो गई। तो दो तरह के चौधरी जी हैं। एक चौधरी जी जो हैं उनके पास पैसा आ गया, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं देखते हैं, प्रेस्टीज इज्जत वाली बात है, जवान वाली बात है कि जी खरीदनी है तो खरीदनी है और फिर कहीं लगानी नहीं है, खुद ही घूमना है, पैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनेंशियल फीसिबिलिटी को आप इस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि पैसा बहाना है। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी का मतलब ये है कि आप उस पैसे को फॉर्कआउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ईजिली। इकोनॉमिक फीसिबिलिटी में आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे। उसके बाद आती है टाइम फीसिबिलिटी। टाइम फीसिबिलिटी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 2000 में एक प्रॉब्लम आई, ये उस टाइम पर Y2K प्रॉब्लम कहा गया उसे। उसमें क्या था कि जो कंप्यूटर्स थे उसमें क्या होता था कि अगर डेट टाइम ईयर दो वर्ड में लिखा जाता था, जैसे 72, 73, 74, 75, 76 इस तरीके से वो लिखते चले गए। लेकिन जैसे ईयर 2000 आया, 99 तक तो ठीक आया, ईयर 2000 आया तो 00 हो गया। तो कंप्यूटर जो कैलकुलेट कर रहा है उसको
समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या। 99 के बाद 00 आ गया, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम 2000 में आनी थी। तो जब सन 2000 में आनी थी तो वो एक टाइम लिमिटेशन थी, टाइम फिजिबिलिटी थी कि ये प्रॉब्लम 2000 मिडनाइट के बाद ये प्रॉब्लम आएगी। तो यानी कि सॉल्यूशन उससे पहले होनी चाहिए, काफ़ी समय, क्रिटिकल टाइम टारगेट था। तो आप ये देखोगे कि टाइम फीसिबिलिटी है कि नहीं है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लीगेसी सॉल्यूशन कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखोगे टाइम फीसिबिलिटी में। उसके बाद होता है रिसोर्स फीसिबिलिटी। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो जिसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए होता है चलाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कि एक कॉल सेंटर बनाना चाहते हो या कोई चीज़ बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप देखते हो आदमी कहाँ अवेलेबल है। मैं डाल तो दूंगा, ज़मीन डाल दूंगा, सॉफ्टवेयर लगा दूंगा, सब कुछ लगा दूंगा, पैसा लगा दूंगा, लेकिन आदमी नहीं अवेलेबल है। नॉन मेट्रो में आदमी नहीं अवेलेबल है, मेट्रो में ही आदमी अवेलेबल हो पाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन अगर हम लगाएंगे तो उसको चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, स्किल्ड पर्सनल है कि नहीं है। क्योंकि स्किल्ड पर्सनल जो होते हैं वो नॉन अर्बन एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, और अर्बन एरिया में आपको स्किल्ड पर्सनल मिलेंगे। और उसका एक रीज़न भी है कि अर्बन एरिया में लोगों की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारे लोग रहने लगते हैं, तो वो मूव कर सकते हैं उतना, और वहाँ पर फिर कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मेट्रो आ जाती है, रोड्स अच्छी हो जाती हैं और चीज़ें हो जाती हैं, तो वो अवेलेबिलिटी हो जाती है उन बंदों की। तो अवेलेबिलिटी, स्किल्ड रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, आप ये देखोगे। इसके बाद आप ये देखोगे ऑपरेशनल फीसिबिलिटी। ऑपरेशनल फीसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक अच्छा सिस्टम है तो उसमें डेटा मिल जाएगा और वो डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। लेकिन अगर सिस्टम को डेटा ही नहीं मिलेगा, इनपुट ही अवेलेबल नहीं होगा या कलेक्ट नहीं कर पाए, तो सिस्टम सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए आजकल बहुत सारे सिस्टम्स आ रहे हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहे हैं, पार्शियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहे हैं। वो डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट से और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेटा कहाँ पर अवेलेबल होगा? वो डेटा जनरली अभी उतने सक्सेसफुली रिट्राइव नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट वगैरह से, तो वो सक्सेसफुल सिस्टम्स नहीं है। तो वहाँ ऑपरेशनल फीसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि डेटा अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, राइट टाइम पर डेटा अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। अगर राइट टाइम पर डेटा अवेलेबल है तो आउटपुट सही निकल आएगा, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल फीसिबिलिटी। बिहेवियरल फीसिबिलिटी ये है कि अगर मान लिया सपोज कोई सिस्टम है वो एडवर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो लोग उसको रेजिस्टेंस करेंगे। कंप्यूटराइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर ये थ्रेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए थ्रेट्स आए और लगा कि भाई ऐसा है, क्या कहते हैं, जैसे राजीव गांधी लेकर आ रहा था कंप्यूटर, कुछ सालों में उसकी सरकार साफ़ हो गई। क्यों साफ़ हो गई? क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, लोग वेस्टेड इंटरेस्ट तैयार नहीं थे, लोग अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते थे। उन्होंने कहा जी कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारी तो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, नीचे का पैसा ख़त्म हो जाएगा तथा काम करना पड़ेगा, काम चोरी नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, और हो सकता है कंप्यूटर हो हम ना हो। और ये होता है क्योंकि ऐसा है कि हमारा काम क्या है, कॉस्ट रिडक्शन करना। कॉस्ट क्या है? आदमी की कॉस्ट है, कहीं ना कहीं से आदमी को हम कम करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ही ये होता है कि चेन से आदमी को कम करना, तभी, क्योंकि पैसा कौन मांगेगा? टोटल चेन में आदमी ही मांगेगा, कंप्यूटर तो पैसा नहीं मांगेगा। तो कंप्यूटर जिसने बनाया या तो हम उसे पैसा देंगे या जो ऑफिस में बंदा आ रहा है उसे पैसा देंगे। तो पैसा, कॉस्ट का मतलब क्या है? आउटगोइंग मनी। आउटगोइंग मनी किसको देना पड़ता है? आदमी को देना पड़ता है। तो चेन से आप आदमी हटा दो, स्टार्टिंग की चेन से लास्ट चेन तक, फिनिश प्रोडक्ट तक, रॉ मटेरियल से जितने आदमी आप हटा दोगे उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी, उतनी इफिशियंसी आ जाएगी। तो बिहेवियरल फीसिबिलिटी ये है कि रेजिस्टेंस टू चेंज है। और क्या कहते हैं, लोग कैसे देख रहे हैं, जैसे कंप्यूटराइजेशन को देखते हैं। जैसे न्यू लुड्डाइट मूवमेंट आया। लुड्डाइट्स वो आदमी थे जो जब पहले टेक्सटाइल मिल्स बनने लगी ब्रिटेन वगैरह में, तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो फिर हमारे लिए तो काम करने के लिए नहीं हुई, तो उन्होंने मशीनें तोड़ फोड़ करनी चालू कर दी, वो एडवांस मशीनें। आज हम देखते हैं कि वो बेवकूफ़ थे, लेकिन उस टाइम की रियलिटी के अनुसार उनको डर था कि उनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी। इसके बाद
बाद क्या आएगा, उनको ये नहीं समझाया जा सकता था इसके बाद कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चीज़ें आएंगी। और अगर सब चीज़ कंप्यूटराइज होगी, मशीन ये होगी, तो फिर नए जॉब्स आएंगे। नए जॉब्स कहाँ होंगे? इंटरनेट में नए जॉब्स होंगे, वेब डिज़ाइनर्स के नए जॉब्स होंगे। अगर हम उन्हें समझाने की भी कोशिश करते तो वो समझ नहीं सकते थे। तो ये हाई वैल्यू जॉब्स आएंगी, ये समझाना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये बिहेवियरल फीजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही आपको पता चल जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं सिस्टम की तारीफ करेंगे, कुछ लोग अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग कॉशियस होंगे, शांतिपूर्वक चीज़ें देख रहे होंगे, हवा किधर की तरफ है वो हवा की तरफ मुड़ जाएंगे। और कुछ लोग चिल्ला रहे होंगे, और चिल्लाने में से कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में के दीमक होंगे, जो दीमक की तरह उस ऑर्गेनाइजेशन को खा रहे होंगे। और कुछ लोग जो होंगे वो ऑब्सलीट हो सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनको प्रॉब्लम होगी और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होंगे। तो ये बिहेवियरल फीसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद आती है लीगल फीसिबिलिटी। लीगल फीसिबिलिटी है कि आपको ये देखना पड़ेगा लोकल रिक्वायरमेंट लॉ मीट आउट तो नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आपने हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग और प्रिंटिंग लगा दी, और वो इतनी हाई रेजोल्यूशन है कि भाई साहब आप करेंसी के नोट उससे प्रिंट आउट करने लग गए, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत प्रॉब्लम है। वैसे ये होने वाला है कि आप जो नोट्स हैं वो कुछ अगले 10 या 15 साल में 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं और दूसरे टाइप के हाई रेजोल्यूशन स्कैनर्स आ रहे हैं, प्रिंटर्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी इन नोटों को घर में प्रिंट कर सकोगे, तो इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अभी उस तरह के हाई प्रिंटर्स लेना बैंड है। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी तो तब केवल एक मनी होगा, ई मनी होगा। तो जैसे ही ई मनी होगा, सारा पैसा ई मनी होगा, तो सारा भ्रष्टाचार गायब, सारा नक्सलाइट्स गायब, सब चीज़ गायब हो जाएगी। क्योंकि हर तरफ पैसे के चारों तरफ क्राइम घूमता है, और पैसा जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जब पता लग जाएगा कि किस अकाउंट से किधर गया, और पैसा जब इलेक्ट्रॉनिकली मूव करने लगेगा, फिजिकल करेंसी होगी ही नहीं, तो फिर क्राइम भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किडनैप किया, मुझे किडनैप किया, और मुझे बोला कि भाई मेरे रिश्तेदार से बोला कि 1 करोड़ रुपया भेज दो, तो 1 करोड़ रुपया फिजिकल करेंसी जैसे ही ख़त्म हुई तो आप बोलोगे पैसे किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, क्योंकि उस समय करेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी। ये होने जा रहा है, ये इट विल टेक 20 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट। इजराइल ने स्टार्ट कर दिया, इजराइल ने बोला है कि फिजिकल करेंसी हम हटा देंगे, और कई कंट्रीज़ में स्टार्ट हो रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि जो प्रिंटिंग है वो हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग और स्कैनिंग ये आती जा रही है, और वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप घर में नोट्स प्रिंट आउट कर सकते हो बहुत हाई रेजोल्यूशन स्कैनर से। तो आप ये देखोगे कहीं वो स्कैनर्स के लेवल का प्रिंटिंग, वो लेवल की टेक्नोलॉजी तो आप नहीं ले रहे हो, ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं ले रहे हो जो आप लीगली फीसिबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक जगह है हमारे उत्तरांचल में, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक इलेक्शन चल रहा था अभी, तो अचानक आसमान से, वो डिग्री कॉलेज का इलेक्शन था, आसमान से जो पैम्फलेट्स हैं, इलेक्शन पैम्फलेट्स में बंदे के, वो गिरने लगे। तो पुलिस वाले उसके घर पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई ये देखा आसमान में ड्रोन चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने एविएशन वालों से पूछा, परमिशन ली कि नहीं ली? तो उसने कहा कि जी ये तो और कॉलेजेस में हो चुका है, 1-2 जगह में ड्रोन्स हो चुके हैं। तो हिंदुस्तान में भी ड्रोन्स या वर्ल्ड में ड्रोन्स के लिए एक प्रोहिबिशन है। आसमान में कोई चीज़ चलेगी तो उसके लिए प्रोहिबिशन है, तो आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और कई जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कई चीज़ें टेक्नोलॉजिकली, कई चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि लीगल फीजिबिलिटी नहीं है, और लीगल फीजिबिलिटी नहीं है तो आप उस चीज़ों को करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लॉ आपको पकड़ लेगी, अब बंदा आपके पास आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया ड्रोन्स आसमान में चलाना अवेलेबल नहीं है, जबकि आपका अमेज़ोन ने ऐसा कर दिया है कि आप यहाँ पर ऑर्डर दोगे और ड्रोन्स, उसकी फैक्ट्री से ड्रोन्स चलेगा और आपके घर के आगे सामान रख देगा। यानी बीच में कोई भी बंदा नहीं होगा, यानी डिलीवरी का भी आदमी नहीं, सीधे ड्रोन उड़ेगा आपके घर के सामने रख लेगा। तो वो उसके लिए भी अभी परमिशन ली जा रही है कि वो 9/11 ना हो जाए या ये चीज़ें ना हो जाए, तो गवर्नमेंट परमिशन देगी। जैसे भी परमिशन देनी है, धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी नीचे आएगी। तो यानी कि उस ड्रोन्स की लीगल फीसिबिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ लीगल फीसिबिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर आपको
उस प्रोजेक्ट को रोक देना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब लॉ चेंज हो, जब और उसके बाद उसे गो अहेड कर देना पड़ेगा। तो यानी कि ये सारी फीजिबिलिटीज़ थी। तो ये फीजिबिलिटीज़ आपको सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी और उसी के अनुसार येस और नो बोलना पड़ेगा। अगर ये फीजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, टेक्निकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, लीगल, ये फीजिबिलिटी, रिसोर्स, ये फीजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कहोगे कि ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, अब हम इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है। अगर ये फीजिबिलिटी है तो आप रिकॉर्ड करोगे हर चीज़ में कि लीगल फीजिबिलिटी है कि नहीं है, टेक्निकल फीजिबिलिटी है कि नहीं है, टेक्निकल फीजिबिलिटी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और कितने समय तक एक्सपेक्टेड टाइम में टेक्निकल फीजिबिलिटी आएगी, यानी कि टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँची है कि नहीं है। फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखोगे कि फाइनेंस वाले से पूछोगे इतना पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि नहीं है, कीन वैल्यू एनालिसिस करोगे। टाइम फीजिबिलिटी देखोगे, रिसोर्स फीजिबिलिटी देखोगे, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी देखोगे, बिहेवियरल फीजिबिलिटी देखोगे। बिहेवियरल फीजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जब प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो प्रोजेक्ट को शट डाउन करने वाले बहुत तगड़े बंदे होंगे, उसको वो प्रोजेक्ट कैसे तो गिर जाए ये सोचने वाले बहुत बंदे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। उस प्रोजेक्ट की सक्सेस और अनसक्सेसफुल होने में, और बहुत से लोग, बहुत से कंपनी में बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो लेकिन बड़ा टाइम में सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर टाइम लगेगा तो जो मैनेजमेंट है वो परेशान होगा। उसको ये लगना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट ईज़िली नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से हुआ, तो उसमें कई लोगों की वैल्यू बनती है। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट हुआ और फटाफट हो गया, अगर मान लीजिए बस एक ERP लगी और पूरी कंपनी लगी और 2 महीने में उसने प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, तो उन लोगों की वैल्यू क्या रहेगी जिन्होंने प्रोजेक्ट को 2 महीने में ख़त्म करा दिया? वो उन वेस्टेड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या रहेगी जिन्होंने प्रोजेक्ट को 2 महीने में करा दिया? वो साल भर लगाएंगे, 1.5 साल लगाएंगे, ताकि जो हायर मैनेजमेंट है वो उन पर डिपेंडेंट रहे, वो कहे कि ये लोग इम्पॉर्टेंट है, वो डरा रहे, क्योंकि बार बार जितना डिले करेंगे, एक रीजनेबल डिले करेंगे, वो इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर करेंगे, कोशिश करेंगे वो प्रोजेक्ट आगे ना बढ़े। तो ये बिहेवियरल फीजिबिलिटी है, ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। अंडर डेवलप्ड कंपनी में और बहुत ज़्यादा जगह में और ज़्यादा चलता है। अंडर डेवलप्ड जगह में तो बंदे धमकी दे देंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, पोलाइटली करेंगे लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जो हाईली डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पर नई चीज़ें देखी जाती हैं और ये कोशिश की जाती है वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है, और चूँकि वहाँ पर अवेयरनेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ वो मास ज़्यादा है जो बिहेवियरल चेंज फटाफट ले आता है, अडेप्ट जल्दी कर लेता है, और जो उसको सेंस होता है कि भाई हमें ये चीज़ें स्पीडीली करनी है, तो इसीलिए वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो जाती है। डेवलपिंग कंट्री में अभी वो एजुकेशन नहीं आ पाती है। तो बिहेवियरल फीजिबिलिटी के बाद लीगल फीजिबिलिटी आप देखोगे, लीगली ये वायबल है कि नहीं है। तो हमने फीजिबिलिटी स्टडी पढ़ी, फीजिबिलिटी स्टडी में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव किया, ऑब्जेक्टिव के बाद स्कोप को क्रिस्टलाइज किया। स्कोप क्रिस्टलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिबिलिटी स्टडी में फीजिबिलिटी स्टडी पढ़ी। फिजिबिलिटी स्टडी में फीजिबिलिटी स्टडी क्या है, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टाइम फीजिबिलिटी, रिसोर्स फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी, बिहेवियरल फीजिबिलिटी और लास्ट लीगल फीजिबिलिटी। थैंक्स।